Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you so much for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football, and this midweek was quite happening as well in terms of international football. पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं. Yes, the Pakistan football team was in action. बिल्कुल हैरानगी की बात है. Yes, जब भी पाकिस्तान टीम खेलती है कोई मिरेकल से कम की वो बात ही नहीं होती given जो the expert people running the show in Pakistan. But yes, पूरे तकरीबन एक साल बाद पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम मैदान में उतरी इन सऊदी अरेबिया वर्सेस सीरिया का ये होम मैच था, बट वहाँ पे जो हालात हैं उसकी वजह से वहाँ पे मैच नहीं हो सका. सऊदी अरेबिया में ये मैच हुआ और ये AFC जो कप होने वाला है उसकी क्वालिफिकेशन राउंड का मैच था. पाकिस्तान इज़ इन ग्रुप ई. उनका पहला मुकाबला था टू क्वालिफाई फॉर दिस कॉम्पिटिशन एंड दे फेस सीरिया जहाँ पे पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा. बट गिवन द सर्कमस्टांसेस जो हैं पाकिस्तान फुटबॉल की, काफ़ी लोग तो ये कह रहे हैं कि वी विल टेक दिस एज अ विन एज वेल. तो इसको हम डिस्कस करेंगे. और ग्रुप ई के अंदर जो बाकी दो टीमें हैं दे आर अफगानिस्तान एंड म्यांमार ने अपना मैच जीता, तो इसकी वजह से अब ग्रुप ई में सीरिया इज़ ऑन टॉप, उनके बाद है म्यांमार एंड देन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. एंड अफगानिस्तान इज़ ऑन टॉप बिकॉज ऑफ अ बेटर गोल डिफरेंस. उन्होंने अपना मैच 2-1 के गोल से स्कोर लाइन से हारा था. उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाकी इंटरनेशनल मैचेस की, काफ़ी हैपनिंग रहा स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साउथ अमेरिका. डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि पिछले 1 साल से या 2 साल से अर्जेंटीना इज़ अ नंबर 1 टीम ऑफ कॉन्मेबोल. जिस तरह से उन्होंने इस मैच में आउट क्लास किया ब्राज़ील को 4-1 की स्कोर लाइन से, और ये बहुत ही फ्लेयर्ड अप मैच था क्योंकि मैच से पहले रफीनिया ने काफ़ी कमेंट्स दिए थे ब्राज़ील की टीम को लेके, और कह सकते हैं जैसे हम कहते हैं कहावत है कि मुंह की उनको खानी पड़ी. वहीं अर्जेंटीना में जाके जिस तरह से अर्जेंटीना ने इस टीम को कम्प्लीटली आउट क्लास कर दिया. अब तो ये लग रहा है कि क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें बर्ड्स बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, दैट देयर इज़ नो वे दैट ब्राज़ील डजंट क्वालिफाई. पर जिस तरह से ये टीम खेल रही है तो उनके खुद के फैंस तकरीबन उन्होंने कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी टीम क्वालिफाई करे. तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर अ टीम ऑफ ब्राज़ील स्टैचर्स. वी विल डिस्कस दैट. उसके साथ अगर हम बात करते हैं थॉमस टुकल की, तो उनका दूसरा मैच था इंग्लैंड के साथ, 2 आउट ऑफ 2 विन्स फॉर हिम एंड द इंग्लिश टीम एज वेल. एंड अगर हम बात करते हैं लीग्स की, तो पहला मैच लीग का वंस अगेन जो लीग्स स्टार्ट होने वाली हैं दैट वाज इन स्पेन एंड बार्सिलोना ने आउट क्लास किया ओसासुना को, और उसके साथ अब वो ला लीगा के टॉप पे जा चुके हैं विद अ 3 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन देम एंड रियल मैड्रिड. सो इट्स गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग. जो एक गेम इन हैंड थी बार्सा के पास वो खेल चुके हैं, और याद रहे कि इस मैच में इनके पास रफीनिया की सर्विसेज हासिल नहीं थी क्योंकि वो ब्राज़ील से के फ़ौरन बाद ये वाला मैच था बार्सा का वर्सेस ओसासुना. एंड बाकी खबरों की बात करते हैं तो किलियन एम्बापे एट अ वेरी यंग एज ही ऑलरेडी हैज़ हिज ओन स्टैचू एट द मैडम तुसॉड्स. वो अनवेल हुआ और काफ़ी इंटरेस्टिंग था. इतना लाइफ लाइक उनका एक स्टैचू बना है एंड एम्बापे साथ खड़े होते पहचानने से मुश्किल हो रही थी कि कौन सा स्टैचू और कौन सा रियल है. वो जाके हम आखिर में शो में वो भी देखेंगे आपके साथ साथ. एंड चेल्सी की जो को ओनर एंड टॉड बॉयली एक दफ़ा फिर वो न्यूज़ में आ चुके हैं क्योंकि एक वेबसाइट को वो को ओन करते हैं जो टिकट्स बेचती हैं रीसेल मार्केट के अंदर, एंड दैट्स एन अनऑथोराइज्ड रीसेल प्लेटफॉर्म फॉर टिकट्स. और उनके खुद ही के फैंस जो हैं उन्होंने प्रीमियर लीग को लेटर लिखा है कि प्लीज़ हमारे जो को ओनर हैं आप उनको इन्वेस्टिगेट करें कि ये कैसे हो सकता है कि वो एक अनवेरीफाइड अनऑथेंटिक वेबसाइट पे टिकट्स बिक रही हों और वो उस चीज़ का हिस्सा हों. तो काफ़ी टॉकिंग पॉइंट्स हैं आज के शो को लेके. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव द यूजुअल सस्पेक्ट्स विद अस इन द स्टूडियोज. ऑन माय राइट एंड एवर स्माइलिंग एंड एवर हैपनिंग उस्मान मलिक. हाउ आर यू बॉस? ऑल वेल? ऑल गुड अल्तमश. बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका. आपने पाकिस्तान के मैच की बात की, लेकिन अब हम जब इसमें तफसील से तबसरा करेंगे तो डेफिनेटली लॉट ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स. बट व्हाट अ डिटर्मिन्ड परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम आफ्टर जस्ट 4 days ऑफ ट्रेनिंग. आई थिंक दोनों गोल्स जो हैं वो सेट पीसेस कॉर्नर से आए और ओपन प्ले से गोल नहीं आया, विच आई पर्सनली थिंक अगेंस्ट तकरीबन कोई 100 पॉइंट्स का फ़र्क है रैंकिंग के अंदर. 1 is 98 सीरिया की जो रैंकिंग है और 195th पे पाकिस्तान फॉल करता है या 198 पे प्रॉब्ली. तो 100 रैंक्स का फ़र्क आ रहा है इसके अंदर. तो आई थिंक एक अच्छा आगाज़ ज़रूर है. आगे उम्मीद ज़रूर लगाई जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही बर्थ है टू क्वालिफाई फॉर द एशियन क्वालिफिकेशन. तो वो वहाँ पे लग यही रहा है कि अभी तो अपर हैंड है, बट देखते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या ट्विस्ट आता है. लेकिन अभी जितनी भी आपने बात की उसमें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मेरा ख्याल है हमें उसको भी मेंशन करना चाहिए. ट्रेंड अलेक्जेंडर आर्नल्ड की, जो कि कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट कि वो साइन ऑलमोस्ट कंफर्म है. वो 2 दिन पहले आ चुकी है बात. बिल्कुल. तो वो ब्रेकिंग नहीं होगी फिर. 2 दिन पहले आई है, लेकिन लिवरपूल शहर के अंदर वो अभी भी ब्रेकिंग है क्योंकि बहुत सारी 66 नंबर की शर्ट्स जो हैं वो जलाई जा रही हैं और बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं. और ये बहुत बड़ा बिट्रेयल है. आई थिंक आफ्टर माइकल ओवेंस और मैकमैनन भी गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई ट्रांसफ़र फ़ी
जो है वो क्लब को दी थी। यहाँ तो एक होम ग्रोन लोकल बॉय जो कि हमेशा से एक पर आपको ड्रीम। लगता है कि ये ट्रेंड का फॉल्ट है, जिस तरह से क्लब उनको ट्रीट कर रहे हैं और बाकी प्लेयर्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो इनका क्या फॉल्ट है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 320,000 पर वीक की सैलरी लिवरपूल ने ऑफर की और फिर रियल मैड्रिड ने जब उनसे नेगोशिएट किया तो पहले बातें यही हो रही थी कि 100 मिलियन की साइन इन फी जो होगी वो दी जाएगी, जो कि वो भी करेक्ट नहीं है, 60 मिलियन कहा जा रहा है। और फिर उसके बाद अभी सारे कैसे आए हैं, एक दफा नंबर्स आ जाएं फिर उन ये रियल नंबर्स नंबर्स पे हम बात ये करेंगे। कोई ऑथेंटिक सोर्स से नंबर्स हैं, लेकिन उसके ऑथेंटिक बावजूद सोर्स से कई नंबर्स नहीं आए, तो वंस वो आ जाएं फिर हम उस पर डिस्कस चले हम करेंगे। कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक वाज़ेह फर्क बता रहा हूँ कि 220,000 पे उन्होंने साइन की, जो बातें आ रही उनकी हैं। मर्जी, यहाँ लिवरपूल के साथ वो सब नहीं, कुछ ये जीत मर्जी चुके मैं हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं और उसकी वजह से मैं उसका जो दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग व्यू वो भी ज़रा बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ ये हुई है कि रियल मैड्रिड ने ये फेबिनो से जो है वो रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने कहा था कि ये हम सैलरी देंगे, ये हम चीज़ें करेंगे, अगर आपने करना है तो करें, नहीं तो आप एक्सटेंड कर लें लिवरपूल के साथ। तो आई थिंक इट्स बिट्रेयल इन अ वे कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेते तो कुछ ना कुछ साइन ऑन फी जो है वो लिवरपूल को मिल जाती। दूसरी तरफ उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो दो प्लेयर्स हैं साला और वैन डाइक, उनकी बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही, क्योंकि थोड़ा सा वेज बिल भी फ्री अप हुआ है और उसकी वजह से ये दो प्लेयर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। चलें इसको इन डिटेल बात करते हैं। आई थिंक लिवरपूल फैंस के लिए ज़्यादा इमोशनल टॉपिक है ये। आगे बढ़ते हैं दूसरे मेहमान की जानिब। अब्दुल लतीफ ज़ादा बॉय, हाउ आर यू सर? ऑल वेल? All well, thank you for having me. I like your sneakers today as always. Thank you so much, Artemis, just following your lead, as I always say. Artemis, मेरे हिसाब से जो अभी इस पूरे वीक के अंदर सबसे बड़ा मोमेंट थी वो वही थी ओसासुना versus Barcelona, because now we have an undisputed number 1 in La Liga. अब वो जो गेम इन हैंड थी वो ख़त्म हो गई, 3 पॉइंट्स की लीड ले ली है बार्सिलोना ने ओवर रियल मैड्रिड। सो और इस मैच के अंदर अल्टीमेट हम इससे पहले इतनी सारी जो हम लोग डिस्कशन यही कर रहे थे कि रोनाल्ड अरूहो अवेलेबल नहीं होंगे, रफीनिया अवेलेबल नहीं होंगे, क्या कैसे कोप अप करेगा रियल मैड्रिड, although Barcelona. On the other hand, Osasuna was also missing 4 of their players due to injuries and other reasons. But यहाँ पे पहले हाफ के अंदर ही काफ़ी सिचुएशन इजी बन गई जब 2 गोल आ गए। फेरन टोरेज ने एक स्कोर किया, एक डैनी ओल्मो ने एक पेनल्टी ली, एंड वो पेनल्टी भी जो थी वो रीटेक हुई बिकॉज वो इंक्रोचमेंट हो गई थी एरिया के अंदर। दे गॉट लकी दैट वे, एंड 2 गोल की लीड जब आ गई हाफ टाइम में तो फिर सेकंड हाफ वाज क्रूज मोड में ही था। मुझे बार्सिलोना लगा दे डिडंट गेट ट्रबल्ड ऑल दैट अ लॉट। लेट्स सी इफ दिस नाउ दे कैन मेंटेन दिस लीड एज वेल, क्योंकि जिस तरह से ला लीगा की रेस इस दफ़ा रही है कि पहले बार्सा टॉप पे था, फिर रियल आ गया, एथलेटिको मैड्रिड की पुश। अब जो आई थिंक 8 मैचेस रह गए हैं, काफ़ी वो इंटरेस्टिंग होंगे, उस पर भी हम आएंगे शो में आगे जाके। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस सीरिया, किस तरह से मैच प्ले आउट हुआ, ज़रा उसके हाईलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। That's how Syria won this match with the scoreline of 2-0. दोनों हाफ में एक गोल आते हैं। पहले हाफ में जो है अहमद अल्फाका गोल करते हैं, एंड दूसरे हाफ के अंदर जो है उमर अल सोमर का गोल आता है 56 मिनट के अंदर। दोनों जो गोल्स आए वो सेट पीसेस के बिहाफ पर आते हैं इस मैच के अंदर, एंड ये स्कोर लाइन और पाकिस्तान के वर्स हो सकती थी अगर यूसुफ भट्ट के कुछ इसके अंदर सेव्स नहीं होते। एंड अब्दुल्ला ऑल्सो केम क्लोज टू स्कोरिंग फॉर पाकिस्तान बट इट वॉज नॉट टू बी। एंड जैसे हम हर मैच के बाद कहते हैं जो पाकिस्तान खेलता है कि ये 2-0 का स्कोर लाइन था, तो ये हम एज अ विन ही इसको ले लेंगे, गिवन द फैक्ट जैसे उस्मान ने पहले कहा कि विद द कोच द पाकिस्तान टीम द ओनली हैड 4 ट्रेनिंग सेशंस इन सऊदी अरेबिया जहाँ पे होना था। उससे पहले उनको तकरीबन 8 दिन के ट्रेनिंग कैंप मिला था with some coaches who are not the main coach of the team as well. And जो टीम इकट्ठा हुई है एक साथ, उनको सिर्फ 4 दिन मिले थे प्रैक्टिस के। अब याद रहे कि पिछला मैच उन्होंने खेला था वो तकरीबन 1 साल पहले खेला था वर्सेस सऊदी अरेबिया। तो बट कब तक ये कहते रहेंगे कि इवन अ 2-0 और अ 3-0 लॉस इज़ लाइक अ विन, जब तक जो लोग संभाल रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल को, इन पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को, वो होश का आगू नहीं लेंगे। हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है खुश होते रहेंगे कि हम 2-0 से हार गए। जी उस्मान, क्या कहेंगे? देखें, अब बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हार के जो है ना वो शायद हमारा माइंड भी उसी तरह को एक्सेप्ट कर गया है कि शायद बहुत ही मुश्किल है। और हमने पिछली दफ़ा भी मेरिकल की बात की थी, और वही वाली बात है, आपने जैसे कहा था कि ऑफ द फील्ड जो मामला है जब तक वो हल नहीं होंगे तो फिर मेरिकल की भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। बट यहाँ इस मैच के अंदर जो मुझे एक ओपन प्ले से कोई गोल नहीं आया, ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है टीम के लिए। और वही वाली बात है कि इतने कम टाइम के अंदर अपने आप को रीग्रुप करना और फिर इतनी बेहतरीन डिफेंडिंग करना। जो दूसरा गोल भी आया सोमो का, वो भी जो है वो डिफ्लेक्ट होके एक बिल्कुल ओपन जो नेट पे एक तरीके से बड़ा आराम से जो है अल्सोमो ने गोल स्कोर कर दिया। तो उसके बाद एक जो है कीपर ने जो है वो सेव किया,
बट आई थिंक डिफेंसिवली बहुत इनकरेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। इससे पहले जो है चूँकि रशिया जो है फुटबॉल के अंदर अपने मामलात से डील कर रहा है, अपने जो भी उसकी वजह से वो इन टीम्स के साथ ज़्यादा फ्रेंडलीज खेल रहा है, जैसे सीरिया हो गई या इवन जॉर्डन हो गया। तो सीरिया जो है वो 4-0 के मार्जिन से हारी थी रशिया से, उससे पहले 2-1 थाईलैंड से हारी, और उससे पहले जो है 3-0 इंडिया को हराया। तो एक उनका फेज भी चल ही रहा है, लेकिन हमने जैसे बात की कि क्वालिटी ज़रूर है, एक जो रीजन है उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं और फिर वो जो जाके दूसरे जगह पे अपनी फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद 4 ट्रेनिंग सेशंस के बाद जाके इस तरह की बड़ी बेहतरीन डिफेंसिव परफॉर्मेंस देना, जिसके अंदर एक तो चले बिल्कुल ओपन हेडर मिल गया था, वो बिल्कुल जो डिफेंडर हैं वो समझ नहीं पाए थे पहले गोल के अंदर, लेकिन दूसरा गोल मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया था। बट आई थिंक इट्स एन इनकरेजिंग परफॉर्मेंस। आई वुड से अब आगे जो 2 टीम्स हैं, अफगानिस्तान हो गए, म्यांमार हो गए, इतना कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान काफ़ी अच्छा कम्पीट कर सकता है अगेंस्ट दीज 2 टीम्स, और फिर क्या पता कि सीरिया जो है वो होम पे आके जो है वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस आ जाए कि अभी भी उम्मीद तो रखनी चाहिए कि शायद कोई ऐसा सिलसिला हो, लेकिन चूंकि एक ही बर्थ है इसके अंदर और विंडो बहुत ही एक छोटी विंडो है जिससे क्वालिफाई होना है, तो चांसेस ब्लीक ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे जो है वो किस तरह की हम उम्मीदें लगा सकते हैं आफ्टर Forever optimistic Usman Malik. Let's be very honest, there's no coming out of this group. शायद अगर एक ड्रॉ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। म्यांमार ने अफगानिस्तान को अभी हराया है, तो उसको हमें बिल्कुल हल्का नहीं। अफगानिस्तान इज बेटर देन पाकिस्तान राइट नाउ। They have their own league. Exactly. Afghanistan has its own league and we don't. Shambles. Absolutely. The shambles ultimately, लेकिन देखिए हमारे लिए तो फिर यहाँ पे क्रिटिसाइज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन आई एग्री विद उस्मान, वी नीड टू लुक एट द सिल्वर लाइनिंग, बिकॉज देखें इतनी सारी हम जो भी बात करें, nothing on the players. नहीं आई एग्री, नहीं हम It's सब the people फेडरेशन की बात है, running, people running the show, everyone, and people running sports in this country. Absolutely. बात उन पे हो रही है, nothing to do with the players. Absolutely, I agree with that. Limited opportunities के साथ इस किस्म की परफॉर्मेंस देना तो प्लेयर्स की तो Because जितनी of तारीफ countries की like जाए, Afghanistan and Syria and Palestine ने इराक को हराया है। आप अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगा लें, इराक जो है कुछ साल पहले एशियन चैंपियन रह चुकी है। Absolutely. इन कंट्रीज में अगर ईयर राउंड लीग हो सकती है और प्लेयर्स किसी ना किसी तरीके से अपने आप को मैच फिट रख सकते हैं, तो वी हैव एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज। बिल्कुल वॉर टॉर्न कंट्रीज हैं ये अल्तमश। सीरिया किस हाल से गुजरी है, इराक किस वक्त से गुजरा है, प्लस पैलेस्टाइन का अभी भी जो मामला चल रहे हैं, अफगानिस्तान ऑफ कोर्स अंदर तालिबान रूल है, तो वहाँ पे फुटबॉल लीग को मुनक्किद करना तो और पाकिस्तान में ना करना, ऑन द अदर हैंड मतलब बज़ाहिर तो पाकिस्तान में हर चीज़ बाकी ममालिक से 1000 गुना बेहतर चल रही है इस वक्त, तो ये तो डेफिनेटली जो फुटबॉल ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान तो है, उनके ऊपर तो क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन प्लेयर्स ने जिस किस्म की फाइट दी, परफॉर्मेंस दी, देखिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि दोनों गोल सेट पीस से आए, आपने ओपन प्ले से गोल कंसीड नहीं किया, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो रमदान की असिस्ट थी, अल्फाका ने जो पहला गोल स्कोर किया था हेडर से, वो अगेन सेट पीस, सेकंड गोल जो अल सोमा का जो आया, अल सोमा बेसिकली सऊदी प्रो लीग के अंदर खेलते हैं, तो वो एक फिर भी एक बेहतर लेवल के प्लेयर हैं ऑब्वियसली, बिकॉज सऊदी प्रो लीग अब डेफिनेटली विद रीसेंट पैसेज ऑफ टाइम अपना लेवल काफ़ी उन्होंने अप किया है इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटिवनेस, तो डेफिनेटली उनके प्लेयर्स ज़्यादा मतलब फिजिकली भी फिट हैं, मतलब बैटल हार्डन भी हैं, बेहतर लेवल का कंपटीशन फेस करते हैं। जैसे उस्मान ने बताया रशिया की टीम से भी रिसेंटली खेला, रशिया की टीम यूरोप के अंदर भी अच्छा कंपटीशन देती है बड़े बड़े तगड़ी टीम्स को, तो कोई हल्की टीम नहीं है वो, तो यहाँ पे 2018 का वर्ल्ड कप हम साथ ही देख रहे थे, आई थिंक दे गॉट टू द क्वार्टर्स और समथिंग, स्पेन से हारे थे शायद। हाँ बिल्कुल, वो वर्ल्ड कप तो मैं खैर अपनी सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हिच वी कांट मेंशन ऑन द शो, नॉट जस्ट फुटबॉलिंग रीजंस। बहरहाल तो अगर देखें सही है, मतलब छोटी छोटी विक्ट्रीज हम इसमें से निकालेंगे कि ओपन गोल से कंसीड नहीं किया हमने। अभी बात ये है कि अगले मैचेस के अंदर फॉर श्योर अगर 10 जून को मैच है हमारा अगेंस्ट म्यांमार, 10 जून के म्यांमार के खिलाफ तो काफी मुश्किल होगा मेरे हिसाब से, कोई किसी टीम के खिलाफ अगर हम कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं वो अफगानिस्तान होगी, कंबोडिया को वैसे हराया है पहले, हो सकता है वो 1-0 हराया था, वो बस हो गया था वो। बिल्कुल, उस्मान मुझसे ज्यादा ऑप्टिमिस्ट है इस मामले को लेकर, लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ अफगानिस्तान के साथ में भी
there could be a situation कि जहाँ पे हम एक 1-0 की कोई लीड निकालें, या मैं समझता हूँ एक विक्ट्री ये भी होगी अगेंस्ट टीम लाइक म्यांमार कि अगर एक गोल हमने स्कोर कर दिया, दैट इज अ मिनी विक्ट्री आई वुड से डेफिनेटली. बट ऑल क्रेडिट टू दीज गाइज यार, इतनी एडवर्सरीज के बावजूद Absolutely. वो perform कर Adversities रहे के हैं. बावजूद they show up. They show up, All yes. year round अपने आप को busy रखते हैं, active रखते हैं, और जब कॉल आती है तो they show up for these matches. So hats off to the players. And जब ये मैच हुआ उससे पहले हमारी गुफ्तगू हुई थी पाकिस्तान के कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ. उन्होंने क्या कहा इस टूर्नामेंट के बारे में, ओवरऑल पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में, सर आपके साथ भी वो गुफ्तगू शेयर करते हैं. Good afternoon, Stephen. First of all, thank you so much for making time for us. It's so good to see you back in the Pakistani setup. How are you? Welcome back. Thank you very much. I appreciate the invite, and obviously it's good to be back with the players and the team. I don't think there should have been a break, but there you go. It's something not in my control. Absolutely. So, keeping in line with that, my first question will be, Stephen, what brings you back to Pakistan? What convinced you to take the decision to join the Pakistani team once again? Look, I didn't take any convincing. When I signed to be the coach of Pakistan, I signed and committed. And it wasn't necessarily anything that I could control with regarding to the suspension. And I would say, fortunately, I was available in the time when the normalization committee called me again and said, would you be available? You know the players, you know the team. I was available, and no hesitation after that. And it's good to be back, and let's see what happens. At least by playing this game, we avoid not having games for the next 18 months, which would be an absolute disaster, and undo all the work that we've done in the previous year and a half. Absolutely. So it's good to have you back, and it's good to know that we have some games up ahead, like you mentioned, the 18 months ahead. You mentioned the work you've done. So since leaving, now joining back, and the work you have done, where do you see that stands at the moment? And of course, it's going to be quite challenging for you to pick up from where you left off. How do you make a squad for this upcoming team at this level of competition? Look, I think obviously we have one, if not both hands tied behind our backs. I had accepted this on the understanding that we would be able to have a good 2-3 weeks preparation beforehand. Unfortunately, it's now 4 days. We have 4 days to work with the players, to get them into some sort of physical condition, some sort of mental condition. Never mind the pressures that you have with playing for the national team. Obviously, it's very, very difficult. They have worked hard. They always work hard when they're with me. But you're dealing with a team who have 4 or 5 players playing in the top league in Argentina. There's one playing in Belgium. There's another 2 or 3 playing in Denmark. So they are a very experienced squad, and despite their problems within their own country, they are one of the top 10, 15 countries, I would say, in Asia. So it will be a difficult game. And as I said before, we are coming from 9 months of no competition, no national team competition. So we had opportunities September, October, November to play games, but due to the problems that we're facing, we didn't have any games. And then we are now expecting these boys to perform on 4 days of training. Will be difficult. Absolutely, it will be very difficult. So, Stephen, from your own experience, vast experience of so many years of coaching, what are your realistic expectations from the match ahead and this Group E in this competition for Pakistan? Look, I think we're going to have to be very economical in how we do things, because we don't have the energy to sustain the type of game that we want to play for 90 minutes. I don't know how long some of the players will last, to be honest. This is my concern.
And thankfully, we have 5 substitutions, and I'm pretty sure we'll be using all 5 of those. Like I said, Syria are a very strong team. They're very physical, big side, and it will be very difficult from the beginning to the end. But we have shown in games against Saudi, against Tajikistan, and against Jordan, in parts where we can fight, and we will fight. That's for sure. We are wearing the national flag of Pakistan. We will fight. How long will we last? This is the major question. For sure. And you mentioned the fitness levels as well. So how difficult does that make for you in selecting the squad for the upcoming match? It does, because you have 1 or 2 players that you say, okay, he's really good, but he doesn't have legs, or he's not going to last 90 minutes, or in one case you could have a player who's really fit, but not good enough, or not ready, or doesn't understand. So do you put him in because he can run around the pitch? It's difficult, but I think we will be playing with 16 players. That's for sure. Okay, so playing with 16 players. And Stephen, finally, if you could please tell us, are you here for this tournament? Are you playing with the Pakistan team? Or given how the nature of Pakistan football works, Look, I would love to be there for the tournament, but unfortunately, again, that is not something that I can control, because once the elections take place and the new president is in place, they then have to decide on who they want to be the coach. There are a lot of things that come with that. So at the moment, I am here. I will do my best for Pakistan. I've been in touch with the players throughout the 9 months, even though there was no indication that I would be called back or not. I will be in touch with the players, and of course I'm in touch with the staff and the normalization committee. I can't say any more than that, because I don't know any more than that. That's the honest truth. Just like you, no one knows exactly what's happening in Pakistan football, but yet the fans show up, the media, then we all want the very best. And I know I said Yes. the last question will be the last one, but this will be the last question, Stephen. All the time you spent with the Pakistan team so far, and now that you're back, how would you sum up Pakistan football and the players? I would say that we are on the edge. Okay, and on the edge for me is, we could go one way and it's all over, or we could go the other way and we could go to the Asian Cup. Wow. And I think I would like to think that the powers that be in Pakistan, and I'm talking everybody, they make the football decision, because what football can bring to Pakistan, there is nothing in that country, including your cricket, that can bring you what football can bring to Pakistan. And once we understand how much benefit there is for us, our people, our children, and the game in Pakistan, we will be so much better off. I don't know if people quite understand the impact that football has around the world. I mean, and I want us to go over the edge on that side, not on the other side, which would be the end of Pakistan football, I think, as we know it. We wish you the very best in your endeavors and your journey, and we all hope that it's the good edge, not the bad edge, and Pakistan football only takes off from there. Hopefully you can. Me too. Inshallah. Stephen, it's always a pleasure. Thank you so much. Thank you once again. Thank you. All the Take best. care. ये थे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा कोच, एंड इन्होंने काफ़ी कैंडिड हमसे बात की, काफ़ी रियलिस्टिक उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं कि वो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के साथ। प्लस ये भी हमें नहीं पता कि क्या ये टीम के साथ रहेंगे या नहीं, क्योंकि अब होपफुली अगर इलेक्शंस हो गए तो जो नई फेडरेशन आएगी वो उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू करेगी या किसी और की तरफ वो देखेंगे। ऑल इज़ अप इन दी एयर। अगला मैच पाकिस्तान का होगा 10 जून
versus Myanmar. Wishing the Pakistan team and the players the best of luck for that. And इंटरनेशनल के टॉपिक पे रहते ही आगे बढ़ते हैं. जो इस वीक का एक बड़ा धुआंधार इंटरनेशनल मैच हुआ, अर्जेंटीना ने कंप्लीटली आउट क्लास किया इसमें ब्राज़ील को 4-1 की स्कोर लाइन से. दे वर प्लेइंग एट होम एंड इसके साथ साथ बिकॉज अनदर मैच इन द कॉमनवेल्थ फेडरेशन जो क्वालिफाइंग था वो रिजल्ट उसमें नहीं आया, उसकी वजह से अर्जेंटीना हैव बिकम द फर्स्ट टीम आउट ऑफ साउथ अमेरिका टू क्वालिफाई फॉर the 2026 World Cup which is going to take place in North America. जरा हाइलाइट्स देखते हैं इस मैच की, अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील, और फिर इस मैच को ज़रा डिस्कस करें. जो आखिर में आप सेलिब्रेशंस देख रहे थे, that was the Argentinian team and the chant was a minute of silence for Rafinha. और बिल्कुल ऐसा ही हुआ. 4-1 के स्कोर लाइन से अर्जेंटीना हराता है ब्राज़ील को और क्वालिफाई कर लेता है 2026 के वर्ल्ड कप के लिए. इस मैच में अर्जेंटीना हैड 55% ऑफ द पोजेशन. अगर हम शॉट्स की बात करते हैं, ओवरऑल शॉट्स ऑन टारगेट की बात करते हैं, वे हैड 7 शॉट्स ऑन टारगेट फॉर अर्जेंटीना. उसके साथ साथ 12 शॉट्स थे उनके एंड कंपेयर्ड टू जस्ट 3 ऑफ ब्राज़ील एंड 1 शॉट ऑन टारगेट फॉर द ब्राज़ीलियन टीम. क्या हो गया इस टीम को? हम 2 कोचेस की बात करते हैं. जिस तरह से स्कलोनी ने इस टीम को 2022 से पहले से एक रीग्रुप किया है और जिस तरह से अर्जेंटीना ने अपने प्रॉब्लम्स ओवरकम किया और किस तरह से वो डोमिनेट कर रहे हैं. एंड ऑन द अदर हैंड अब ये बात हो रही है कि एक दफ़ा फिर से ब्राज़ील का कोच इस वक्त जो है डोरियल जूनियर, उनको सैक किया जाएगा एंड कहीं किस तरफ वो और देखेंगे क्योंकि अब वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 साल रह गया है. एंड अगर ये परफॉर्मेंस रही तो शायद ब्राज़ील के अपने फैंस और अपने लोग जो हैं वो इस टीम को देखने के लिए नहीं आएंगे. जी उस्मान, कैसे देखते हैं आप? जी मैं आपको कुछ ताज़ा स्टैट्स देता हूँ. बिल्कुल. जो कि ताज़ा नहीं रहे. 1964 से फर्स्ट टाइम इतनी बुरी स्कोर लाइन से अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराया है. सच एन एम्बैरेसमेंट. आई मीन व्हेन यू आर वाचिंग ब्राज़ीलियन टीम, इनकी डिफेंस तो लग रहा था कि हम खेल रहे हैं. यू आर बाउंड टू बी एंटरटेन्ड. आई एम नॉट सेइंग दे आर द बेस्ट टीम ऑफ देयर जनरेशन, लेकिन अभी भी द लाइक्स ऑफ रफीनिया, विनीसियस और विनीसियस तो शो भी नहीं करे ना ब्राज़ील के लिए. अब तो ये बात की जा रही है. 24 years old, 6 गोल्स हैं और 4 असिस्ट हैं. 24 years नेमार के जब हुए थे तो उनके 50 से अबव गोल थे और इतने न्यूमरस असिस्ट थे. अंदाज़ा लगाएं. आई थिंक द वन रीज़न, हम भले जितना भी क्रिटिसाइज़ करते हैं नेमार को, लेकिन जब वो ब्राज़ीलियन जर्सी पहन के खेलते हैं तो उनकी जो अप्रोच होती है और जिस तरह से वो उसी फुटबॉल उस फिलॉसफी को वो इंस्टिल करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली इस टीम के अंदर हमें नहीं नज़र आ रही. रफीनिया और विनीसियस की अगर हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं बैलोन डोर आगे प्रॉब्ली जीतेंगे या जिस तरह के इस जनरेशन के सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं, लेकिन सिर्फ 3 टचेस ऑपोजिशन बॉक्स के अंदर. और आई थिंक जूनियर जो हैं उनको राइटली उनको जाना चाहिए. ही इज सच अ हैप्पी गुड ह्यूमन बीइंग. ही इज़ नॉट अ गुड मैनेजर एट ऑल. आई मीन अगर आप अंदाज़ा लगाएं एंचेलोटी के लिए कितना वेट किया. अभी बात रूमर्स आ रही है हीजूस जो अल हिलाल के मैनेजर हैं उनकी रूमर आ रही है क्योंकि एंचेलोटी की अभी तक बात कंफर्म नहीं हो रही, बट दे हैव टू चेंज इट. बहुत ही बुरा हाल चल रहा है. दूसरी तरफ अगर हम अर्जेंटीना की बात करें, आई मीन स्कोलानी से पहले ऐसा कुछ सोच नहीं सकता था कि मेसी पे वो इतने डिपेंडेंट थे कि मेसी के बगैर जीतना दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अब वो टीम उन्होंने जो बिल्ड की है और मैं तो हैरान होता हूँ. हमारे काफ़ी लोगों ने कहा कि एक फ्लूक था 2022 में. आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स राइट नाउ. आप उनके हर डिपार्टमेंट को देख लें. एल्वारेज का पहला गोल, उसके बाद मैं तो ब्राज़ील की डिफेंस को लेके हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा था. ऐसा लगता है कि हम खेल रहे हैं, हम खड़े हुए डिफेंस के अंदर. जिस तरह से हर गोल में ब्रीच किया उन्होंने. कोनिया को जो है वो एक मिस्टेक की वजह से मौका मिल गया, नहीं तो यहाँ तो 6 से ज़्यादा गोल होने थे. और अभी तक 6 साल हो चुके हैं कि अर्जेंटीना को हराया नहीं है ब्राज़ील ने. तो ये भी एक और जो है एक बड़ा तवील अरसा है. और ब्राज़ीलियन अगर आप फुटबॉल को देखते हैं और देखते आ रहे हैं तो आप यू आर बाउंड टू बी एंटरटेन्ड. आई मीन आप हो नहीं सकता, इतनी बोरिंग फुटबॉल पे वो आ चुके हैं. दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं अर्जेंटीना की तो आप देखें कि मेसी वॉज नॉट देयर, मार्टिनेज इंजर्ड हैं और उसके बावजूद हर जगह से, हर डिपार्टमेंट से, यानी कि हर अगर आप मिडफील्ड देख लें, 2 गोल्स जो है वो मैकएलिस्टर का एक गोल था, उसके अलावा जो है एल्वारेज ने गोल स्कोर किया. तो आई थिंक एक ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही. इवन डिफेंस के अंदर भी एक थोड़ा सा लैप्स ऑफ वो हुआ था जिसकी वजह से कोनिया को मौका मिला. अदरवाइज आई थिंक दे कम्प्लीटली डोमिनेटेड. और अभी से ही वो अब मेरे ख्याल में और भी मैचेस बाकी हैं, उसके बावजूद दे आर क्वालिफाइड. एंड आई पर्सनली थिंक मेसी वुड बी द चेरी ऑन द केक. लेकिन जिस तरह से ये टीम परफॉर्म कर रही है और जितनी यूनिटी इनके अंदर देखने को आ रही है, दे आर स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स फॉर 2026 वर्ल्ड कप. बिल्कुल सही बात है. मैं तो जब सिमियोनी आए, डिएगो सिमियोनी के बेटे जियोलानी सिमियोनी, उनका भी एक गोल, हाँ उनका भी गोल था आखिरी वाला. वो तो आए और फौरन आते ही उन्होंने गोल कर दिया. और बिल्कुल फादर की उनकी कहता है ना अक्स उनके चेहरे के ऊपर है. बट
completely outclassed Brazil the way they played this match? एब्सोल्युटली अल्तमश, ये ब्राज़ील की हेवीएस्ट डिफीट थी इन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस। और सुहान ने जैसे बाकी स्टैट्स बताया कि 6 साल हो चुके हैं ब्राज़ील ने नहीं हराया अर्जेंटीना को। उसके अलावा इस मैच के अंदर मतलब सीधी सीधी बात ये है कि जो मिडफील्ड बैटल था वहाँ पे ही ब्राज़ील ने पूरा मैच हार गया। वहाँ पे आंड्रे और 5 against 2, 5 मिडफील्डर अर्जेंटीना के थे, 2 बिल्कुल आंड्रे और उनके साथ वो जो थे यार अपने मैकलिस्टर नहीं जोलिंगटन एग्जैक्टली जोलिंगटन और आंड्रे आप एक्सपेक्ट करते हो अर्जेंटीना की मिडफील्ड के साथ कोप करें? इम्पॉसिबल, आउट नंबर्ड थे। मतलब आंड्रे सैंटोश इस वक्त लीग फ्रांस का नंबर 1 मिडफील्डर है, आपने उनको क्यों नहीं इस मैच में खिलाया? क्योंकि हमें पता था ब्रूनो गिमेरेश इस मैच में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे वो मिडफील्ड बैटल हारे वहीं से पूरी गेम का कंट्रोल हार गया, पूरा मैच वहीं पे ही शिफ्ट हो गया। क्रिस्टियन रोमेरो ने एक रहम खाया ब्राज़ील के ऊपर और एक गोल गिफ्ट किया कूनिया को, अदरवाइज वो एक गोल भी ना होता। टोटल दे हैड जस्ट 1 शॉट ऑन टारगेट, 7 शॉट्स ऑन टारगेट थे अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना वर अनलकी नॉट टू स्कोर मोर गोल्स इन फैक्ट। और अल्तमश मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं एंजो को देख रहा था, मैं मैकलिस्टर को देख रहा था। अच्छा, अभी हम लोग बात करते हैं कि इतने ज़्यादा मैचेस हैं तो प्लेयर्स थोड़े थके हुए होते हैं, प्लेयर्स थोड़ा इंटरनेशनल में थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं। कोई हल्का हाथ नहीं रखा भाई। जिस किस्म से मैकलिस्टर भाग रहा था, जो मतलब ही वाज ऑल ओवर द पिच, मतलब चाहे वो डिफेंस हो चाहे अटैक हो। हमने एंजो की परफॉर्मेंस देखी इस मैच के अंदर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मिडफील्ड में जो एनर्जी, वो जो वलवला, रॉड्री डिपॉल अल्तमश जो एटलेटिको मैड्रिड के लिए समझे हर मैच खेलता है, इतना ओवरवर्क्ड है वो प्लेयर, लेकिन उसके वो भी रॉड्री डिपॉल इन दिस गेम ही वाज गिविंग हिज 100%। दैट मींस द प्लेयर्स वर एंजॉयिंग द गेम एंड the players were enjoying, and if you read the Brazilian media and the analysts, वो तो ये कह रहे हैं this 4-1 is worse than the ghost of Belo Horizonte, जब वो जर्मनी से अपने होम पे हारे थे 7-1 की स्कोर लाइन से। उसको कह रहे हैं कि this is worse than that even। तो you can only imagine कि प्ले वाइज किस तरह से अर्जेंटीना ने इस टीम को हराया है। एंड इसके बाद जो लड़ाइयाँ हुई इस मैच के अंदर, ब्राज़ील के प्लेयर्स यही कर सकते थे कि वो ज़्यादा लड़ाई करें अर्जेंटीना के प्लेयर्स के साथ। और इस मैच से पहले रफीनिया ने कहा था कि हम इनको आउट क्लास कर देंगे, बड़ा उनको कहते हैं ना मुंह की खानी पड़ी। तो लेट्स हैव अ लुक एट द विजुअल्स कि किस तरह से ये दो प्लेयर्स जो हैं आमने सामने हुए इस मैच के अंदर। और मैच के बाद गोल्स तो नहीं आ सके ब्राज़ील की जानिब से, हमने ज़्यादातर यही होते हुए देखा इस मैच के अंदर। एंड बिफोर वी गो टू ब्रेक, लेट्स हैव अ लुक एट द कॉन्मेबॉल क्वालिफिकेशन राउंड के अब तक क्या सूरत हाल है, कौन सी टीम किस पोजीशन के ऊपर है। लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स। एंड जैसे हमने पहले कहा कि अर्जेंटीना हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। उनके 14 मैचेस में से 10 विन्स हैं, जस्ट 1 लॉस एंड 1 ड्रॉ एंड 3 लॉसेज एंड 31 पॉइंट्स के साथ वो सारे फहरिस्त हैं। उसके बाद है एक्वाडोर, और याद रहे एक्वाडोर वो टीम है जिनके ऑलरेडी पॉइंट्स डिडक्ट हुए हैं, उसके बावजूद वो इस वक्त नंबर 2 पोजीशन पर हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं इस कन्फेडरेशन में। उनके बाद है यूरुग्वाई जो काफ़ी हॉट एंड कोल्ड, उनका अभी तक क्वालिफिकेशन उनका राउंड रहा है बिल्कुल। और आई थिंक इसी यूरुग्वाई बोलिविया की ड्रॉ की वजह से अर्जेंटीना हैव क्वालिफाइड। एंड उनके बाद ब्राज़ील नंबर 4 पे है इस वक्त, जिन्होंने 14 मैचेस खेले हैं, 6 विन्स हैं, 3 ड्रॉज हैं और 5 लॉसेज हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2022 के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में वो तकरीबन फ्लॉलेस उन्होंने क्वालिफाई किया था एट द टॉप ऑफ द टेबल। तो आप यही देख सकते हैं कि 2022 के बाद वो कितना पीछे आए। और ये भी आपको याद दिला दें कि 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर उनका मैच जो क्वार्टर फाइनल मैच था वर्सेस क्रोएशिया का 1 शॉट ऑन टारगेट था, जिससे वो गोल करते हैं, फिर हो जाती है पेनल्टीज़ के ऊपर और वहाँ पे वो हारते हैं। और जिसके बाद से सिर्फ ब्राज़ील हैव बीन ऑन अ डाउनवर्ड स्पाइरल। सो कभी कभार एक गोल कितना फ़र्क कर देता है पूरे एक टीम के फुटबॉल में, एंड जिस तरह से उनकी प्रोग्रेस चल रही होती है आगे या गोइंग बैकवर्ड्स। ऑन दैट नोट हम लेंगे छोटा सा ब्रेक से आके विल डिस्कस द इंग्लैंड मैच एंड लॉट्स मोर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। डू स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले भी डिस्कस द पाकिस्तान मैच वर्सेस सीरिया, उसके बाद हमने डिस्कस किया अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील। अब आगे बढ़ते हैं मोर इंटरनेशनल क्वालिफाइंग मैचेस फॉर द 2026 वर्ल्ड कप। कुछ बात हो जाए इंग्लैंड की, एंड द मेन कॉन्टेक्स्ट इज दैट दे हैव अ न्यू कोच इन द फॉर्म ऑफ थॉमस टुकल। तो थॉमस टुकल के अब 2 मैचेस हो चुके हैं इंग्लैंड के साथ, दोनों में उनको जो है विन्स का सामना करना पड़ा है। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हैरी केन, उनके अब 71 गोल्स हो गए हैं फॉर इंग्लैंड, एंड 17 टाइम्स व्हेन ही इज प्लेड इन द रीसेंट पास्ट वेम्बली 17 के 17 टाइम्स उन्होंने गोल किया है। सो अ गुड स्टार्ट फॉर इंग्लैंड इन देयर वर्ल्ड कप कैंपेन एंड थॉमस टुकल एज वेल। जरा इस मैच के भी हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को और इंग्लैंड को ओवरऑल डिस्कस करते हैं। और इस तरह से इंग्लैंड लाटविया को 3-0 के स्कोर लाइन से जो है शिकस्त देता है। XG इसमें इस मैच में इंग्लैंड की होती है 3.57 विद 7 शॉट्स ऑन टारगेट, एंड ओवरऑल इंग्लैंड के पास इस मैच में 73% पोजेशन रहती है। एंड तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1993 के बाद वेम्बली में पहली दफ़ा जो है एक गोल स्कोर हुआ है वाया अ फ्री किक। एंड जैसे मैंने पहले बात की थी विजुअल से देखने से पहले, हाइलाइट्स देखने से पहले, कि दूसरा मैच था थॉमस टुकल का जिसमें उनको जो है कामयाबी हासिल हुई 2 आउट ऑफ 2। तो इसकी वजह से अब ग्रुप के में इंग्लैंड जो है वो लीड कर रहा है, एंड दोनों मैचेस में इंग्लैंड ने गोल कंसीड नहीं किया है। सो अ गुड स्टार्ट फॉर थॉमस टुकल एंड इंग्लैंड इज वेल इन दिस वर्ल्ड कप कैंपेन। जी उस्मान। जी बिल्कुल वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है साउथगेट की फ़ुटबॉल और टूकल की फ़ुटबॉल में। इवन दो बीच से 2 मैचेस हुए हैं और ऑपोजिशन भी मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि अटैकिंग फ़ुटबॉल देखने को मिल रही है। और रीस जेम्स, आई मीन ही सच एन अनफॉर्चुनेट अनलकी फुटबॉलर जो इतना इंजरी प्रोन रहे हैं, कितने यूज़फुल हो सकते हैं इसका अंदाज़ा हम ये लगा सकते हैं कि एक ही सीज़न इन्होंने चेल्सी का जो शायद उनका डेब्यू सीज़न था जिसमें 30 से ज़्यादा मैचेस खेले थे, उसमें 6 गोल और 10 असिस्ट पहले अपने सीज़न के अंदर उन्होंने स्कोर किए। और कोई ऐसा सीज़न नहीं, इवन दो अभी भी बड़ा इंजरी प्रोन सीज़न रहा है, 10 या 11 मैचेस टोटल चेल्सी के लिए खेले, उसके बावजूद उसमें एक गोल या एक असिस्ट की कंट्रीब्यूशन अभी भी है। तो अंदाज़ा लगाएं कि कितने पोटेंट और बेहतरीन राइट बैक वो साबित हो सकते हैं, लेकिन इंजरीज़ ने उनको जो है ना बड़ा परेशान कर रखा है। उनकी तरफ से क्या परफेक्ट फ्री किक आती है, और फिर उसके बाद रॉजर्स मिडफील्ड में जिस तरह से डिप्लॉय हुए, जो थोड़ा बहुत वीक लिंक लगा वो डेफिनेटली मुझे, मेरी अपनी पर्सन जो एनालाइज करूँ तो रैशवर्ड लेफ्ट पे थोड़ा उनके मुकाबले में एजे जिन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया जब वो सब्स्टिट्यूट बेंच से आए। फोर्डन अपने सीज़न की मार खा रहे हैं बेचारे। आई थिंक साका उनको बहुत अच्छी तरीके से रिप्लेस करेंगे। बाकी इस टीम के अंदर सब कुछ है। कॉन्जा और गे जो है जो डिफेंस के अंदर हैं वो बड़े परफेक्ट रहे, उनको भी एक मौका मिला। तो आई थिंक ओवरऑल बड़ी बेहतरीन। स्केली इज सच अ ब्राइट स्पॉट। बेलिंगम हमने देखा कि क्या वो कर सकते हैं। राइस कितना आगे जाके अटैक कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल एक क्लियर मौका दिया केन को। तो आई थिंक हाई ऑन मोमेंटम आई वुड से, और जिस तरह की फुटबॉल खेली जा रही है बहुत ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहा है। और मैंने शायद बीच में ये कहा था कि अलॉन्ग विद अर्जेंटीना, स्पेन, आई थिंक इंग्लैंड is a very strong candidate for वो तो जब से हमारी दोस्ती है अब हर वर्ल्ड कप में यही कहते हैं। And I think Tuchel can bring it home. चाहे वर्ल्ड कप हो, he's a very good cup manager. He could bring it home. चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे यूरोज हो, 10 साल से आपके साथ हम फुटबॉल फॉलो कर रहे हैं और हर टूर्नामेंट में चलें। लेट्स सी। जी लतीफ। एक दिन आएगा जब ऐसा होगा, लेकिन उस दिन का हमें आया था इंतजार है। 66 में, अब दोबारा एटलीस्ट हम तो नहीं थे उस वक्त, बट मैं नहीं था, आपका मुझे पक्का नहीं पता। 60 years के बाद। उस्मान थे, उस वक्त भी थे। उस्मान उस वक्त भी थे ना? नहीं, मैं नहीं था, वो आप गलतफहमी, वो काशिफ था, वो आपको गलतफहमी हुई। काशिफ तो 100 साल से फुटबॉल फॉलो कर रहा है, उसको 100 साल पुराना भी पता है। बहरहाल अल्तमश अभी भी देखें ना, ये जो 4-2-3-1 की फॉर्मेशन है चेल्सी के साथ जब टुकल खेला करते थे, उनकी 3 मैन डिफेंस होती थी और फिर आगे विंग बैक्स होते थे। वो टूर्नामेंट के हिसाब से मैं समझता हूँ डिफेंसिव सॉलिडिटी भी देता था प्लस अटैकिंग फ्लेयर भी देता था। तो अभी देखना है, जस्ट टू अर्ली टू जज, बिकॉज देखें अभी अगेंस्ट इंफीरियर ऑपोजिशन मतलब ईजी विक्ट्री आ रही हैं इंग्लैंड के लिए। एक गोल भी कंसीड नहीं हुआ है, दोनों 3-0 विक्ट्रीज थी। इस पूरे ग्रुप के अंदर जो कोई इंग्लैंड को थोड़ा सा जो कॉम्पिटिशन देगा वो सर्बिया की टीम है। अभी जून के अंदर बैक टू बैक मैचेस एंडोरा के अगेंस्ट हैं, तो एंडोरा, लाटविया, इन टीमों के खिलाफ क्या पता चलना है टुकल को अपने टीम के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में। सेनेगल के खिलाफ एक उनकी होगी फ्रेंडली है अभी आने वाले मैचेस के अंदर। आई थिंक इट्स इन जून और आफ्टरवर्ड्स। बट अदर देन दैट उनकी जो असल
जो टास्क है ना वो तभी शुरू होगी मैं समझता हूँ जब वर्ल्ड कप शुरू होगा, क्योंकि उससे पहले कोई इतने कंपेटिटिव मैचेस हैं नहीं। बिकॉज अब देखें ये नुकसान खमियाजा इंग्लैंड भुगत रहा है, जब वो रेलीगेट हुआ था नेशंस लीग में से, जो फर्स्ट टीयर में से सेकंड टीयर में आया है, तो यहाँ पे इसी किस्म के इनको मैचेस मिल रहे हैं, यही लेवल ऑफ कंपटीशन है। अब इनमें अंधों में काना राजा बन के, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, असल कंपटीशन स्टार्ट होगा जब वो वर्ल्ड कप को एंटर करेंगे। एग्जैक्टली, उससे पहले हाँ एग्जैक्टली, अंधों में काना राजा बन के तो अभी जीतते रहेंगे, तो हम टूकल की तारीफें करते रहेंगे, कुछ नहीं पता चलेगा इस बात से, कुछ फायदा नहीं होगा। बट टूकल बोल ना हो जाए इस पूरे प्रोसेस से, बस ये है कि वो उनका एक अटेंशन स्पैन भी बड़ा लिमिटेड है। 1.5 साल का बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट सूट्स हिम, क्योंकि इतना ही अरसा है जो वो क्लब फुटबॉल के अंदर भी अपना ऑप्टिमम देते हैं और उसके बाद वो थोड़े बेजार हो जाते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज विद इंग्लैंड। बट जैसे उस्मान ने बताया कि अभी तो हर चीज़ परफेक्ट ही लग रही है, मतलब अभी कुछ क्रिटिसिज्म का इतना कुछ स्कोप नजर नहीं आ रहा है। चलें जी, एक ऐसे फिगर को ढूंढ लेते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए, आपके फेवरेट टॉड बॉयली, जिनका 13% स्टेक है चेल्सी के अंदर। और चीज़ सामने ये आई है कि चेल्सी का जो सपोर्टर्स ट्रस्ट है, जो उनके फैंस हैं, जो उनका एक फ़ैन प्लेटफॉर्म है, फ़ैन ग्रुप है, उन्होंने ही जो है प्रीमियर लीग के जो CEO हैं रिचर्ड मास्टर्स, उनको ख़त लिखा है कि प्लीज़ इनको इन्वेस्टिगेट करें, जो चेल्सी के इस वक्त एक को ओनर हैं, क्योंकि उनकी ही इज़ इन्वेस्टर एंड अ बोर्ड लेवल डायरेक्टर इन अ वेबसाइट कॉल्ड vividtickets.com। और ये वो वेबसाइट है जो अनऑथराइज्ड एक रीसेलर है जो टिकट्स बेचती है फुटबॉल मैचेस की। और काफ़ी बड़ा एक चीज़ सामने आ गई कि किस तरह से एक टीम के ओनर एक ऐसी वेबसाइट चला सकते हैं जहाँ पे टिकट्स रीसेल होती हैं, वो भी जो अनऑथराइज्ड होती हैं। ये खबर काफ़ी इस वक्त इंग्लिश मीडिया में गर्दिश कर रही है। चेल्सी फैंस कॉल फॉर बोली टिकट साइट इन्वेस्टिगेशन। एंड लतीफ़ क्या कहेंगे इस बारे में आप? अल्तमत शो के अलावा गालिबन मैं इस सपोर्टर्स ट्रस्ट का खुद भी मेंबर हूँ, तो ये ऑब्वियसली एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है यहाँ पे। देखें हमारे इतना ऑथेंटिक शो है हमारा, जो खबर हम कवर करते हैं उसके बोर्ड मेंबर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। तभी तो वो सारी जो ये प्लेयर्स इतने सारे चेल्सी खरीद रहे हैं वो सारा ये बता रहे होते हैं, और डिफेंड मुझे लगता है इस पे इनका कट भी है और डिफेंड भी करते हैं। नहीं देखिए, मैं बताना पड़ता है, जब पूरी दुनिया की मीडिया क्रिटिसाइज कर रही है तो वो क्या कहते हैं भाई, दूसरा रुख भी तो बताना है ना, सिक्के का दूसरा रुख जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेट देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ना, क्योंकि यहाँ पे टिकट टाउटिंग जो है वो इलीगल है बेसिकली ब्रिटेन के अंदर। और टॉड बोली चेल्सी का को-ओनर के अलावा उस विविड सीट्स के जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी हैं, तो बड़ी एक अजीब बात है। एंड नॉट जस्ट दैट, उन्होंने ब्लूमबर्ग को जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर कुछ इंकशाफ भी किए उन्होंने। वो सबसे बड़ी बात ये की है कि अगर जो स्टेडियम वाला मामला है रिजॉल्व नहीं हुआ, उसमें भी इनके खिलाफ चल रहा है। हाँ, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ, कि उसमें दो ऑप्शन हैं, एक तो अर्ल्स कोर्ट जो बराबर में 5-10 मिनट की वॉक है, वहां पे जाके एक पूरा नए सिरे से स्टेडियम बनाया जाए या स्टैमफोर्ड ब्रिज को रीडेवलप किया जाए। उन्होंने कहा अगर दोनों ओनर सेम पेज पे नहीं होते तो फिर एक स्प्लिट आ सकता है यहाँ पे, और वो उन्होंने कहा कि ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा। उसके अलावा जितनी मीडिया में बात हो रही थी वो कोई चीजें मैटर नहीं करती, ये एक मेन बात है जो जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। अगर फुलहम को भी इन्होंने ऑफर किया था कि स्टैमफोर्ड ब्रिज वो ले लें और वो अर्ल्स कोर्ट पे जाके जो अपना नया स्टेडियम बिल्ड करें, तो आई थिंक फुलहम ने तो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया उसे, विच कुड बी अ बेटर ऑफर बिकॉज दोनों टीम्स के जो है ना काफी नजदीक है और ब्रेंटफोर्ड भी बहुत नजदीक है। लेकिन फुलहम ने बहुत जबरदस्त अपना स्टेडियम बना लिया जो क्रेवन कॉटेज की एक हिस्ट्री और कल्चर के अंदर से जाके रास्ता निकलता है, मैंने खुद देखा है। पूरी वो एक टेम्स रिवर जा रही है, बहुत खूबसूरत बना लिया, जरूरत ही नहीं उनको। तो अगर टाइम है तो मैं ये भी बताना चाहूँ कि अर्ल्स कोर्ट जाने का सबसे बड़ा नुकसान चेल्सी को ये है कि जो चेल्सी पिच ओनर्स एसोसिएशन है, दे होल्ड द टाइटल ऑफ चेल्सी एंड द ब्लू किड। और जो लोगो है चेल्सी का, अगर वो अर्ल्स कोर्ट में जाते हैं और चेल्सी पिच ओनर्स एसोसिएशन को परमिशन नहीं देते, दे कैन नॉट यूज द वर्ड चेल्सी एज अ फुटबॉल क्लब। तो ये काफी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर ये फैसला करना पड़ेगा कि स्टैमफोर्ड ब्रिज को रीडेवलप करें। और स्टैमफोर्ड ब्रिज को रीडेवलप करने के लिए 7 साल का टाइम होगा, तो 7 साल फिर वो वेम्बली पे खेलें या क्या करें, वो एक बड़ी एक खतरनाक डिसीजन है। और मतलब it's not an easy decision. A lot of factors need to be considered before jumping onto any conclusion. Absolutely, बिल्कुल आपने एक टिपिकल बोर्ड मेंबर की तरह ही जो है बात की और हमें एक्सप्लेन किया है आपने, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं जी। हमने देखा इस हफ्ते कि एम्बापे जो है जाके मिले एम्बापे से, और वो कैसे हुआ ज़रा आपको भी दिखाते हैं। एम्बापे मीट्स एम्बापे। उस्मान, आप कंफ्यूज ज़रूर हो गए होंगे जी बिल्कुल, कौन से वाले एम्बापे थे। आप ये देखें जो लाफ लाइंस हैं वो तक इतनी बेहतरीन तरीके से आर्टिस्टिक वे में जो है वो बनाई गई हैं, तो आई थिंक किसी भी फुटबॉलर के लिए इस अपना वैक्स स्टैचू
को अटेन करना, आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग। बहुत ही हम वो भी इतनी जानते young age में हैं है। द लाइक्स ऑफ बेकम या इवन रोनाल्डो और बड़े बड़े नाम है, मेसी हो गए, और हर एक की किस्मत में ये मौका नहीं आता। एंड इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एंड राइटली सो, जिस तरह के वो प्लेयर हैं और जिस तरह से थ्राइव कर रहे हैं वो। बिल्कुल सही। क्या अल्तमश ऐसा वक्त आने वाला है कि हम आपको भी मैडम तुसाud में देख सकते हैं? नहीं, एज अ टिकट होल्डर नहीं, एज अ स्टैच्यू। पता चला आप वहाँ पे गए मैडम तुसाud देखने। एज पाकिस्तान नंबर नहीं, 1 बिल्कुल आया, आ चुका है ऑलरेडी। आप जा चुके हैं मेरा ख्याल है वहाँ। आप you जा guys. चुके हैं ना? As a ticket holder. एग्जैक्टली। आगे चलें जी, लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूज़पेपर्स कि किस तरह से यूरोपियन एंड साउथ अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने जो इस वीक की जो मेन फुटबॉलिंग खबरें थी वो कवर की। इन्होंने जो बात की मैं अभी भी हंसी आ रही है। लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूज़पेपर्स एंड लेट्स सी हाउ दे कवर्ड। सो ये अर्जेंटीना का अखबार है एल डिया, ये कवर कर रहा है अपना जो इनकी विन थी अर्जेंटीना की। एंड ये जो पोज है ये बेसिकली अर्जेंटीना के जो प्लेयर्स हैं ये मॉक कर रहे हैं रफीनिया को, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी मैच से पहले। एंड यही कह रहे हैं अ मिनट ऑफ साइलेंस फॉर रफीनिया। एंड लावोज, ये भी अखबार है अर्जेंटीना का, इनके फ्रंट पेज पे हैं आपके नज़र आ रहे हैं हुलियन अल्वारेज, जिन्होंने पहला गोल किया था इस मैच के अंदर वर्सेस ब्राज़ील। एंड ये है ब्राज़ील का अखबार एक्स्ट्रा। एंड यहाँ पे फ्रंट पेज पे हैं इनके जो कोच हैं दावियोल जूनियर। एंड नज़र आ रहा है कि ब्राज़ील के प्लेयर ज़मीन पर हैं एंड हाउ टू लॉस्ट दिस मैच। दिस इज़ द न्यूज़पेपर अगेन फ्रॉम ब्राज़ील। एंड यहाँ पे सिम्योनी में नज़र आ रहे हैं फ्रंट पेज पे। एंड पीछे ब्राज़ील की टीम गिरी हुई है। 4-1 का स्कोर लाइन से अर्जेंटीना ने मैच जीता। एंड डेली एक्सप्रेस स्पोर्ट, उस्मान को बड़ा गम था कि इस खबर से हमने शो नहीं शुरू किया, बट Breaking news थी, इस खबर पे हम शो ज़रूर एंड कर रहे हैं। रियल क्लोज इन ऑन ट्रेंड डील। ओके, डेली एक्सप्रेस फोर्ट एंड रियल बूस्ट फॉर गनर्स। एंड अगेन इट्स अ प्ले ऑन वर्ड्स क्योंकि रियल एंड आर्सेनल का मुकाबला होने वाला है। एंड साका इज अवेलेबल फॉर दिस ऑल इम्पोर्टेंट इनकाउंटर। एंड मार्का, ये भी स्पेन का अखबार है, इनके फ्रंट पेज पे दे आर कवरिंग बार्सिलोना विच इज़ वेरी रेयर। एंड जो इनकी विन थी ओवर ओसासुना। एंड मंडो डेपोर्टिवो, इनके फ्रंट पेज पे भी इट्स द सेम मैच। इन फैक्ट दे आर कवरिंग द Barcelona ladies team as well, and Barca beating Osasuna with a scoreline of 3-0. And Odia, ये है Brazil का अखबार, and they're also covering the match on the left-hand side between Argentina and Brazil. I was going through the Brazilian media, and Brazil के media ने बहुत कम ये मैच कवर किया as opposed to of course Argentina, जिन्होंने हर अखबार ने इस मैच को कैरी किया। ओले, ये बड़ा मशहूर अखबार है अर्जेंटीना का, इनके फ्रंट पेज पे भी you've got Argentina versus and Scalo do Samba, यानी कि सांबा की हवा निकाल दी इन्होंने। And Sport, this is a Spanish newspaper, they're covering the match between Barcelona and Osasuna. Leaders basically कह रहे हैं। And Star Sport, this is from England. This time we know it's for Real. They're playing on the word real and Real. And Telegraph के front page पे Bukayo Saka. Look who's back. Saka return is boost for Arsenal as real stars face European ban. And these are the newspapers covering all the top action from midweek, and that's our show as well. The FA Cup returns and club action returns over this weekend as well. So inshallah हमारा जो अगला शो होगा उसमें हम वो सब डिस्कस करेंगे and all that more as well from Pakistan football. उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया. Thank you for being with us. Any more breaking news? ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं, मैं सबको एडवांस में ईद विश करना चाहूँगा। Thank you so much. तो सारे व्यूअर्स को और आप सबको भी खैर मुबारक। थैंक यू जी। अल्तमश, मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं, मैं चेल्सी सपोर्टर्स क्लब का मेंबर हूं। आपने बोर्ड मेंबर की तरह मुझे रेफर किया था, तो जो ऑडियंस है मैं उनको सोचा कि मैं क्लियर कर दूं कि आई एम जस्ट अ मेंबर विद वोटिंग राइट्स। वो तो सब मान गए होंगे कि वाकई जिस तरह आप ड्रेसअप होके आते भी हैं कि आप बोर्ड मेंबर ही होंगे चेल्सी के। इस सीजन में ट्रिपल डेकर बस आने वाली है, डबल पे काम चलेगा। ट्रिपल डेकर अभी समर में आएगी। हमारी तो समर में और होपफुली जो players है आएंगे। वो प्रीमियर लीग चैंपियनशिप रेड में डबल डेकर बस डेफिनेटली आने वाली है लिवरपूल की, और होपफुली इरादा भी है वहाँ पे जाने का, तो वहाँ से ज़रूर आपको वेव करेंगे। चलें, थैंक यू सो मच जी। चलें, अपना बड़ा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। एडवांस में पूरी किक ऑफ टीम की जानिब से एंड PTV स्पोर्ट्स की जानिब से आप सबको और आपकी फैमिलीज़ को बहुत बहुत ईद मुबारक। टेक केयर, गुड नाइट एंड होपफुली सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।